नमस्कार। आपदा का सामना के एक और खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अक्सर समय समय पर आप जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और मानव जनित आपदाएं हैं उनको लेकर ये विशेष कार्यक्रम लेकर आता है, जिससे कि जो इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो आप सभी तक उपलब्ध कराई जा सके। आज की अगर बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है भूकंप, कि अगर भूकंप आता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इस आपदा से निपटना है, पहले से किस तरीके की तैयारियां आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तैयारी में ही है समझदारी। तो हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में एनडीएमए के सदस्य कमल किशोर जी इस वक्त मौजूद है। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ में IIT दिल्ली से प्रोफेसर जेटी साहू जी इस वक्त मौजूद हैं। जेटी साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से साइंटिस्ट डॉक्टर बबीता शर्मा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। नमस्कार। NDRF DIG मोहसिन शाहिदी जी भी हैं इस वक्त। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहला सवाल बबीता जी आपसे है मेरा, कि जिस तरीके से देखा जाए तो भूकंप के जो क्षेत्र है वो कई सारे हैं, कहीं पर भी कभी भी भूकंप आ जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश, अगर भारत की हम बात करें तो भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है? धन्यवाद कृतिका जी। जहाँ तक भूकंप की बात है, भारत के पूरे क्षेत्र को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें जोन 2 से लेकर 5 तक जोन है। जोन 2 ऐसी जोन है जो सबसे कम भूकंप से क्षतिग्रस्त हो सकती है, जबकि जोन 5 जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन मानी जाती है जी। तो हमारे भारत क्षेत्र में, भारत के हिमालयन क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, उसके बाद हिमाचल राज्य है और उसके बाद जो हमारा उत्तराखंड है और बिहार नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उसके अलावा जो पूर्व भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों के जो सारे के सारे राज्य हैं वो सारे ही भूकंप के लिए ज़्यादा खतरनाक माने जा सकते हैं। इसके अलावा कच्छ और गुजरात का रीजन जो है वह भी जोन 5 में आता है, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो इसलिए भारत में भूकंप जो है ज़्यादातर हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। शुक्रिया बबीता जी। अगला सवाल कमल जी मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अगर हम भूकंप की बात करें तो इसकी जो जोखिम है, जो इसका खतरा है, हम उसको कम किस तरीके से कर सकते हैं और उसके लिए क्या कुछ उपाय इस वक्त किए जा रहे हैं? हमारे देश का जो पूरा भूभाग है वो 4 साइज्मिक जोन्स में है, 2, 3, 4, 5 और 5 में सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना और 2 में सबसे कम संभावना। तो अगर हम देखें तो 58% देश का हिस्सा ऐसा है जो जोन 3, 4 या 5 में आता है, मतलब कि वहां पर मध्यम से तीव्र भूकंप आ सकता है। लेकिन जानने की बात यह है कि इस 58% भूभाग में हमारे देश की जो 75% जनता है वो रहती है। तो इसलिए भूकंप से अपने भवनों को, अपने स्कूलों को, अपने अस्पतालों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस संदर्भ में सरकार कई कदम उठा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से काफ़ी पहले एक मार्गदर्शिका जारी की गई थी, नेशनल गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके अलावा हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के कैसे हम भूकंप अभियांत्रिकी को, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही सारे सिविल इंजीनियर्स को सिखाएं, इस संबंध में हम काम कर रहे हैं। कैसे हम जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं अर्थक्वेक वाले इलाके में घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, उसको कैसे हम ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और यूजेबल बनाएं, इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जन साधारण की बहुत बड़ी भूमिका है और ये जन भागीदारी के बिना हम भूकंप से अपने आप को सुरक्षित बनाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस संदर्भ में हम ये चाहते हैं कि हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति जो एक भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहता है, उसको ये जागरूकता हो कि अगर एक भूकंप आए तो क्या करना है। आप झुकें, अपने आप को किसी मेज से कवर करें और उसको पकड़ के रखें अगर भूकंप वहां पर भूकंप आपको महसूस होता है। तो ये एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप अगर किसी भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो जो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके घर में बालकनी है, बालकनी के ऊपर गमला रखा है, तो इन सब चीजों को सिक्योर करना जरूरी है। हमने कई बार देखा है कि
जितनी जाने भवनों के गिरने से जाती हैं उन उससे ही ज्यादा या करीब करीब उतनी ही ऐसे फॉलिंग हैजर्ड से जाती हैं कि आपके घर में बड़ी अलमारी है वो पलट गई, बिल्कुल गमले गिर गए। तो इन चीजों को सुदृढ़ करें। बिल्कुल, शुक्रिया कमल जी। और अगला सवाल जेटी जी आपसे है, मेरे जेटी साहू जी, कि जिस तरीके से सर ने अभी कमल जी ने बताया कि पुराने भवन भी बने हुए हैं, लेकिन अब जो नए भवन बन रहे हैं उनमें खासतौर पर ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या वो भूकंप प्रतिरोधी हैं कि नहीं है। लेकिन अगर पुराने भवनों की बात करें, जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, क्या उन्हें भी हम ये मान के चल सकते हैं कि भूकंप का उन पर कोई असर नहीं होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। बाहर से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई बार जो कॉमन पर्सन है उसे नहीं समझ में आएगा कि ये भूकंप निरोधी है या नहीं। जैसे कुछ फीचर लेकिन फिर भी देख सकते हैं। अगर जोन तीव्र वाले जोन में है तो क्या वो स्टिल्ट ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट है क्या, पार्किंग है क्या, तो ये एक अनडिजायरेबल फीचर होता है भूकंप के लिए। अगर स्टिल्ट जो ग्राउंड फ्लोर है तो उसी तरह से बड़ी बड़ी ओपनिंग जो है ये भी एक खतरनाक होती है अर्थक्वेक के हिसाब से। और इसी तरह से और भी कुछ फीचर्स है जो आपके जैसे शेयर वॉल, ये डिजायरेबल फीचर है। तो शेयर वॉल वगैरह है या नहीं, बट लेकिन ये थोड़ा सा जानना लेमन के लिए, कॉमन मैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही बेस्ट है कि नए बिल्डिंग जब हम फ्लैट लेते हैं तो उनसे देखें, पूछें और इंक्वायरी करें कि क्या ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या नहीं। जहाँ तक ओल्ड बिल्डिंग की बात है तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। उसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि जो कोड है, कोड में भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, विच इज थोड़ा बढ़ के हो रहा है कोड में मैग्नीट्यूड। उसके अतिरिक्त सेकंड थिंग है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है, तो पहले जो बिल्डिंग्स थी वो ज्यादातर बिल्डिंग्स इंजीनियर्ड नहीं थी। उसमें प्रॉपर डिजाइनिंग, प्रॉपर प्लानिंग, अर्थक्वेक डिजाइनिंग तो और भी मुश्किल थी, नहीं हुआ करती थी। और वो अर्थक्वेक फीचर जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर होते हैं, जैसे बीम एंड कॉलम का जॉइंट होते हैं, उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। डीडीए और ये कोशिश कर रही है कि सारी पुरानी बिल्डिंग को रेट्रोफिट किया जाए, पता किया जाए कि क्या ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है या नहीं, और नहीं है तो उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंप्लायंट करने के लिए रेट्रोफिट किया जाए। तो ये प्रयास जारी है। शुक्रिया सर जवाब देने के लिए। और हमारे साथ में मोहसिन जी भी इस वक्त जुड़े हैं जो कि एनडीआरएफ के डीआईजी हैं। मोहसिन जी, जब आपके पास में भूकंप की कोई भी जानकारी पहुंचती है तो उसके बाद में एनडीआरएफ किस तरीके से काम करता है, कितनी तेजी से एनडीआरएफ उस जगह पर पहुंचता है? देखिए, एनडीआरएफ का गठन आपदा से निपटने के लिए किया गया है, इसमें भूकंप भी शामिल है जी। जो एनडीआरएफ की टीम होती है उसकी 47 की नफरी होती है और इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं: सर्च, रेस्क्यू, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट। तो ये पांचों कंपोनेंट बन करके ये टीम बनती है। हमारी विशेष ट्रेनिंग होती है अर्थक्वेक के लिए और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे पास जी। जिसको यूज़ किया जाता है आपदा में। जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो आपके कंट्रोल रूम होता है स्टेट का, या हमें खुद मालूम होता है कि ऐसी घटना घटी है, तो हमारी टीम अलर्ट मोड में रहती है पहले से ही, और वहाँ पर वो पहुँचती है, मोबिलाइज़ किया जाता है उसे। और पहुँचने के बाद जो सीन पर जब जाते हैं वहाँ पर पहले अप्रिसिएशन करता है कमांडर, ग्राउंड अप्रिसिएशन, फीडबैक लेता है जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, पता करते हैं क्या सिचुएशन है, कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, किस तरह का कोलैप्स हुआ है। और इसके बाद एक सीन सिक्योर बोलते हैं, सीन को सिक्योर किया जाता है कि उसमें अप्रिशिएट किया जाता है कि कहाँ से नफरी को कैसे निकालनी है जो फंसे हुए लोग हैं जी। और स्टेबलाइज किया जाता है। अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जैसे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो गिर जाए, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आते हैं कई बार अर्थक्वेक के बाद, आपको पता होगा। तो ये सब कार्रवाई के बाद फिर ये ड्रिल शुरू होती है हमारी, और उसमें फिजिकल सर्च होता है, कैनाइन सर्च होता है, और इसके अलावा जो है टेक्निकल सर्च भी होता है जी। तो अलग अलग तरह के ये सर्च करते हैं। उसके बाद एक निर्धारित करते हैं कि कहाँ पर लोग फंसे हैं, क्या प्रायोरिटी एरिया है, कहाँ से निकालना है। और इसमें बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसमें टूल्स हैं, ब्रीचिंग टूल्स हैं, कटिंग टूल्स हैं, लिफ्टिंग टूल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है जी। कई सिचुएशंस आती हैं जिसमें लोग बड़े नर्वस रहते हैं कि प्रेशर होता है एक, तो उसमें कैसे काम करना है और क्या प्रायोरिटी देना है, ये सब पूरा एक सिचुएशन होता है जिसको कमांडर आकलन करता है और
एक जो हमारी ट्रेनिंग है उस सिखलाई के तरह को देखते हुए हमारी कार्रवाई होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, तमाम हमारे जो सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए। तो जिस तरीके से भूकंप को लेकर हम लगातार अपने विशेषज्ञों के साथ में चर्चा कर रहे हैं कि अगर कभी भी भूकंप आता है तो आप किन उपायों को ला करके अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। कार्यक्रम लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। India is experiencing the impact of global warming and climate change, with more intense heat waves each passing year. This is one of the effects of the greenhouse gases emitted by humans. We need to act now to cool the earth and prevent future catastrophe. Increase green cover by planting more local trees. Burning dry leaves, agricultural residue and garbage is hazardous for the environment and our health. Conserving water bodies, groundwater recharge through rainwater harvesting and use of perforated surfaces cools the earth and reduces water problems during summer. Investing in energy efficient appliances, green transportation, clean fuel and alternative energy sources will ensure low greenhouse gas emissions. It's not too late. Be the solution. Stop pollution. Cool Mother Earth. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं कि जो आपदा है, भूकंप है, उससे किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस नुकसान को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से उससे निपट सकते हैं और अपने परिवार को, जान माल का जो नुकसान होता है उससे हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने विशेषज्ञों के साथ में। हमारे साथ में इस वक्त कमल जी भी लगातार बने हुए हैं। कमल जी, मेरा सवाल ये है कि भूकंप जोखिम शमन और जो इमरजेंसी होती है तो उसमें प्रतिक्रिया दिशा में एनडीएमए किस तरीके से महत्वपूर्ण पहल की गई है? देखिए, 3 चीज़ें एनडीएमए की तरफ से की जाती रही हैं। एक तो ये है कि जहां पर भूकंप आने की संभावना है जी, वहां पर हम प्रशासन के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के एक सिनेरियो बना करके कि अगर इस तरह का भूकंप, इस तीव्रता का, इस मैग्नीट्यूड का आए तो इससे क्या नुकसान होगा और कैसे रिस्पॉन्स होगा। तो इसको करने के लिए एक मॉक एक्सरसाइज की जाती है जी, जो हम समय समय पे करते रहे हैं। जो भूकंप की संभावना वाले राज्य हैं, केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, उन सब में। तो एक तो ये जी, और दूसरा जो ये है कि कैसे हम जो हमारी तकनीकी क्षमता है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, उनको हम कैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे सक्षम बनाएं कि वो आने वाले समय में जो भवन बनाएं वो इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो 100% कंप्लायंट हो, कोड्स का पालन करें और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है भवनों की, उसको भी पूरा करें। इसके लिए हम कई आईआईटीज़ के साथ मिलकर के कोर्स मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्कूल में एक समय में हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि सभी सिविल इंजीनियर्स जी, चाहे वो मास्टर डिग्री नहीं भी किए हों, बैचलर लेवल पे भी उनको भूकंप अभियांत्रिकी के बारे में जो कम से कम जानकारी उनको मिलनी चाहिए वो उनके पास हो। तो दूसरी बात तो ये, और तीसरा ये कि प्रशासन के साथ मिलकर के हम कैसे, जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, रेट्रोफिटिंग के एग्जाम्पल तैयार करें कि रेट्रोफिटिंग कैसे की जा सकती है। प्रशासन के साथ मिलकर के हम ये देखें कि कैसे कोड कंप्लायंस जो स्थानीय स्तर पे होना चाहिए उसको बढ़ाएं। तो ये 3 चीज़ें एनडीएमए की तरफ से की जाती रही हैं। पहला मैं बता दूं कि मॉक एक्सरसाइज, दूसरा एजुकेशन मटेरियल कैपेसिटी बिल्डिंग जी, और तीसरा हम कैसे जो है जो कोड्स का कंप्लायंस है, जो कोड्स का अनुपालन है, उसको और आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे जो भवन हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या पब्लिक हों, वो भूकंप रोधी बने। बिल्कुल,
शुक्रिया कमल जी। अगला सवाल बबीता जी मेरा आपसे है कि भूकंप जब भी आता है तो हम बाद में कहते हैं कि इस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की ये तीव्रता रही है, तो आखिर वो कौन सा उपकरण है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? भूकंप नापने के लिए हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस भूकंप के उपकरण हैं जिसको हम सिस्मोमीटर बोलते हैं, और ये उपकरण हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में इंस्टॉल किए हुए हैं जी। अब इन उपकरणों की मदद से हम हर समय 24 घंटे इसका डाटा को रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे ही कोई भूकंप किसी क्षेत्र में आता है तो इस भूकंप को इस सिस्मोमीटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, और यह डाटा सैटेलाइट के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से हमारे हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंचता है। और इस डाटा को हम बहुत सारे प्रोग्राम जैसे कि ऑटो लोकेशन और अन्य मैनुअल प्रोग्राम की मदद से इसको काफ़ी सारे पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि मैग्नीट्यूड और उस भूकंप की गहराई कितनी है, वो उसका एपिसेंटर कितना है, और इन सारे पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करके हम जारी करते हैं। जो इसके कंसर्निंग विभाग हैं उनको हम कम से कम समय में यह जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा यह जानकारी हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप और उसके अलावा काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध रहती है। तो हमारे अभी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के 160 जगह पर ये सिस्मोमीटर उपलब्ध हैं, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से एक लेस हमारे उपकरण हैं, और हर समय इसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। और हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने इस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी बढ़ाया है, जिसकी वजह से छोटे छोटे भूकंप को भी हम आज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में हम 3 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि दिल्ली में हमारा थोड़ा सा सघन ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हम दिल्ली में 2 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी शुक्रिया बबीता जी। साहू जी अगला सवाल मेरा आपसे है, हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, लेकिन साथ ही भूकंप के मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि भूकंप वहां पर इस मैग्नीट्यूड पर आया है, लेकिन उससे 400 किलोमीटर दूर उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में आखिर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? असल में मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड जो स्केल होती है वो हम लोग, जैसे आपने कभी सुना होगा कि मैग्नीट्यूड 8 पे इंडोनेशिया में कोई भूकंप आया है, लेकिन वो एक्चुअली कहते हैं कि रिक्टर स्केल पे आया है। एक्चुअली वो स्केल रिक्टर कहना सही नहीं है, रिक्टर स्केल सैचुरेट हो जाती है, इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल, तो वो 6.8 पे सैचुरेट हो जाती है। तो एक्चुअली नाउडेज हम लोग आजकल मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में गिनते हैं उसे, जो मैग्नीट्यूड होता है, और वो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल डिपेंड करती है कि वो फॉल्ट का एरिया क्या है, उसका विड्थ कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उससे एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। तो एक रैशनल मेथड है जो कभी सैचुरेट नहीं होती है। तो ये मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में हम मैग्नीट्यूड गिनते हैं, जबकि इंटेंसिटी एक भूकंप की एक पर्टिकुलर जगह में कितनी तीव्रता है ये मापती है। उसे हम लोग मॉडिफाइड मकाली स्केल होती है, मकाली इंटेंसिटी स्केल होती है, उसमें गिनते हैं। उसके 12 डिवीजन होते हैं, 1 से 12 तक। तो एक स्केल एक जो होता है वो लोवेस्ट होता है, जिसमें पता भी नहीं चलता है, और 12 मतलब कंप्लीट कोलैप्स। तो अब डिफरेंस दोनों में ऐसा है कि जैसे मोमेंट मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर अर्थक्वेक का, जैसे तुर्की में अर्थक्वेक आया है 7 मैग्नीट्यूड का, तो हम दिल्ली में भी रेफर करेंगे उससे 7 मैग्नीट्यूड का ही अर्थक्वेक है करके। नेपाल में भी हम कहेंगे कि ये 7 मैग्नीट्यूड का ही है, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि उसमें से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। जबकि इंटेंसिटी ये है कि इंटेंसिटी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो इंटेंसिटी कम होते जाती है। जैसे नेपाल में अभी रिसेंटली भूकंप आया, तो दिल्ली में हार्डली उसका महसूस हुआ कि वहां पे भूकंप आया, जबकि नेपाल में काफी तबाही मच गई। तो ये इंटेंसिटी होती है, दिल्ली में उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, नेपाल में ज्यादा थी। तो वो
वेरी करती है, चेंज होती है फ्रॉम एज द डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है जी। तो ये डिफरेंस है। शुक्रिया साहू जी। मोहसिन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से हम कोई भी भूकंप आता है तो हम अक्सर सुनते हैं गोल्डन आवर, जो सुनहरा वक्त होता है, सुनहरे घंटे जिसे हम कहते हैं, तो उसका आखिर मतलब क्या है? आप किस तरीके से उसे देखते हैं? देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट में या ख़ास तौर पर ट्रॉमा केयर में कहा जाता है कि अगर कोई इंजर्ड है उसको आप अगर फ़ौरन अस्पताल पहुंचा देते हैं 24 घंटे के अंदर तो उसके बचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जहां तक अर्थक्वेक का सवाल है, जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि अर्थक्वेक में जो लोग फंसे रहते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है, उनको निकाला जा सकता है, तो कम से कम जो भी लोग फंसे हैं 80% लोगों को बचाया जा सकता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, और यही 24 घंटे जब आगे 48 और 72 घंटे में बदल जाता है तो वो जो संभावना है वो कम होकर के 10, 15, 20% रह जाती है। तो इसलिए इसमें एक्शन, क्विक एक्शन बहुत ज़रूरी है जी। और इसके लिए एनडीआरएफ जो जाती है सीन पर, इंसिडेंट साइट पर, वहाँ पर हमारा प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। प्रायोरिटाइज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर लाइव विक्टिम है जिनको फ़ौरन निकालना है। इसके लिए खास तौर पर जैसे कैनाइन सर्च है, कैनाइंस की सूंघने की क्षमता होती है 40 गुना ज़्यादा होती है इंसान से, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके फर्दर बचने की संभावना को रखते हुए। जी, चलिए शुक्रिया मोहसिन जी। तो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं भूकंप को लेकर कि अगर इस तरीके की आपदा आती है और अगर आप उसमें फंस गए हैं तो किस तरीके से वहां से आप बाहर निकल सकते हैं, बचाव किस तरीके से अपना और अपने परिवार का कर सकते हैं, इसको लेकर लगातार हम आज के इस खास अंक में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। पापा, अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो। भारी सामान निचले शेल्फ में रखो। मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो। बड़े बर्तन और कांच के सामान कैबिनेट में बंद करके रखो। झूमर को छत से बोल्ड करो। स्कूल में बताया है कि भूकंप आने पर भारी सामान से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी और लैब्स भी ठीक हो गए हैं। भूकंप से बचाव के लिए घर, हॉस्पिटल्स, ऑफिस में रखे भारी सामानों को दीवार से फिक्स करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान बचाए आपकी जान। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास अंक में। और खास अंक में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आपदा की, जो भूकंप का आज हमने विषय रखा है, तो भूकंप को लेकर हम लगातार चर्चा करें, जिसमें कमल जी अगला सवाल मेरा आपसे है कि भूकंप जब भी कोई आता है तो ऐसे में हम खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं, साथ ही अगर एक स्वयंसेवक की अगर हम बात करें तो वो बचाव अभियान में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है? भूकंप आने से पहले अगर आप एक भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो हर परिवार के स्तर पे एक छोटा प्लान बना के रखें कि हम भूकंप की स्थिति में यहाँ से कैसे निकलेंगे, किस मेज के नीचे छुपेंगे। ये प्लानिंग परिवार के स्तर पे हमेशा रहनी चाहिए। और अगर आप भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो आपके घर में अगर कोई अलमारी है जो आप समझते हैं कि इसके पलटने का खतरा है तो उसको पहले से फिक्स करना चाहिए। हमें भूकंप के आने का इंतजार नहीं करना है, इसके लिए पहले से तैयारी करनी है। और जो वॉलंटियर्स की बात कर रहे हैं तो एक कार्यक्रम चलता है जिसमें आपदा मित्र हैं अलग अलग जिलों में, 350 जिलों में करीब 1 लाख आपदा मित्र हैं। तो ये आपदा मित्र भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में भी हैं और इनके पास बेसिक ट्रेनिंग, साधारण प्रशिक्षण है कि अगर एक भूकंप आए तो इनका रिस्पांस क्या होना चाहिए। जैसा कि मोहसिन जी ने बताया, गोल्डन आवर होता है जी। तो अगर एसडीआरएफ की टीम या एनडीआरएफ की टीम में के आने में थोड़ा विलंब हो रहा है
क्योंकि वो तुरंत पहले घंटे में तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे अगर वो भूकंप की संभावना, भूकंप वाले क्षेत्र से थोड़ा दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो कम्युनिटी का है और फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारे आपदा मित्रों का है। तो उनका प्रशिक्षण, उनके साथ पहले से मिलकर के प्लानिंग करना ये बहुत आवश्यक है। जी, शुक्रिया कमल जी। बबीता जी, अगर देखा जाए तो ऐसी भी कई आपदाएं जिनको हम पहले से पता लगा सकते हैं, जैसे सुनामी हो गई या बारिश कहीं पर अगर ज्यादा होने वाली है तो उसको लेकर हमें पहले से पता चल जाता है, जानकारी हमें मिल जाती है। लेकिन क्या भूकंप को लेकर भी इस तरीके की भविष्यवाणी की जा सकती है? हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, जैसा कि कमल सर ने बताया कि हमें अपने आप को भूकंप के लिए तैयार करना चाहिए। हमें अपने भवनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भूकंपरोधी हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो उस तरह के भवनों का निर्माण हमारे इलाकों में किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भारत मानक ब्यूरो के बिल्डिंग डिज़ाइन हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, और इस तरह से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं भूकंप से। और क्योंकि सुरक्षा की तैयारी करना ही इसमें ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम अपने आप को भूकंप से जो भी क्षति होने वाली है उसको कम से कम कर सकें। जी, शुक्रिया बबीता जी। डीआईजी साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में नेपाल में भूकंप हमने देखा, तुर्की में भूकंप आया था, काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पर, तो क्या हमारी जो टीम है एनडीआरएफ, उसने इस भूकंप से कुछ सीखने को मिला वहाँ पर जा करके? जी बिल्कुल। वैसे तो हमारी एनडीआरएफ की टीमें सक्षम हैं अर्थक्वेक में रिस्पॉन्ड करने के लिए। इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इन सब इंटरवेंशंस में ये देखा गया है कि ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट है उसमें क्लासिफाइड टीम्स आती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसराग एक इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप है जो 1991 में इसको स्थापित किया गया था, और इससे पहले ये था कि मेक्सिको में, आर्मेनिया में अर्थक्वेक्स आए थे जिसमें रिस्पॉन्स जो है वो बहुत पुअर था, कैओटिक था। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और जो हमारा जो रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स हो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम में हो, मेथोडोलॉजी एक तरह का फॉलो करें सभी टीम्स, इसके लिए इंसराग बनाया गया है और इसमें टीम्स क्लासिफाई होती हैं। हमारी टीम अभी क्लासिफाइड नहीं है, इसके लिए अभी आवेदन दिया गया है इंसराग सेक्रेटेरिएट में, और अभी पिछले महीने ही हमने SDC से, जो स्विस डेवलपमेंट एजेंसी है, उनसे हमने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। वो मेंटरशिप करेंगे हमें, और शायद अगले साल हम क्लासिफाइड टीम्स हो जाएंगे और उनके लेवल पर हम काम करेंगे। तो ये एक बड़ी सीख होती है कि उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरह से वो काम करते हैं, और ख़ासकर जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, क्या अपग्रेडेशन चाहिए, लॉजिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर आपको तैयारी करना पड़ता है इंटरनेशनल में, क्योंकि जब हमारी टीम्स गई वहाँ पर लो टेम्परेचर था, आफ्टर शॉक्स आ रहे थे, तो कई तरह के आपको यूनिफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स रखना है, टेंट्स चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। क्योंकि इतनी सारी टीमें काम करती हैं तो आपका एक बहुत अच्छा एक समझ होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए लोगों की, और जो नेटवर्किंग करते हैं ये डिप्लॉयमेंट से पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बहुत सारी जो ट्रेनिंग करते हैं हम, और वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, मॉक एक्सरसाइज करते हैं, उन सब का निचोड़ होता है जिसमें ये एक सही ढंग से हमारा काम जो है अंजाम देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बबीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मोहसिन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कहते हैं कि तैयारी में ही है समझदारी। तो इसी के साथ आज के इस खास अंक में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और खास अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।